नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकंटक आयुर्वेद में। मैं डॉक्टर संदीप पांडे, आयुर्वेदाचार्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम फिर से जुड़ रहे हैं और एक काफ़ी लंबा अंतराल, काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है। फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों के बीच नई वीडियोज़ और नई जानकारी लेकर के आएँगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जो अभी के परिवेश में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम पिछले वीडियोज़ में जैसे हमने बात किया था गर्भावस्था के बारे में, तो आज उसी से संबंधित कुछ चर्चाएँ हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान कौन-कौन सी जो ब्लड रिपोर्ट होती हैं, कौन-कौन सी जाँचें होती हैं, कब-कब कौन-कौन सी टेस्ट कराना चाहिए। ये एक बहुत ही कौतूहल का या फिर बहुत ही परेशानी का विषय होता है। जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे मन में यही संशय होता है कि हमें कौन-सी जाँचें करानी चाहिए, कौन-सी जाँचें नहीं करानी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे आप सभी से डिटेल में बातें करेंगे कि एक गर्भवती महिला को उसकी पूरे गर्भावस्था के दौरान कौन-कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए या कौन-कौन सी सोनोग्राफ़ीज़ करानी चाहिए और क्या उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे टेस्ट कराई जा सकती हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन सभी टेस्टों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने आज इस वीडियो को और फिर आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे ही किसी महिला की मासिक की जो तारीख रहती है, वो तारीख जैसे क्रॉस करती है, तो क्रॉस करने के बाद कभी-कभी किसी को पीरियड जो होते हैं 1-2 दिन आगे पीछे आते हैं, फिर 1 आध हफ्ते आते हैं। तो हर किसी महिला को पता होता है उसकी जो मासिक की तारीख होती है वो कितने दिन डिले होती है। जैसे अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा डिले होती है तो हमें सबसे पहले यूरिन कन्फर्मेटरी टेस्ट करना चाहिए। यूरिन कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में पूर्व में अपने वीडियोज़ में मैंने बताए हुए हैं, तो आप ऊपर जाकर के वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। जब यूरिन कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी कंफर्म हो जाता है, वन जो हमारी जाँच की है, उसमें 2 लकीरें आ रही हैं और टेस्ट पॉजिटिव है, तो उसके बाद हमें अपने पास के गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं या फिर आपकी जो नोन के डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास विज़िट विज़िट कर सकते हैं। या फिर जहाँ पहले आपने ट्रीटमेंट लिया हुआ हो, वो डॉक्टर का चयन आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। तो गर्भावस्था को दोस्तों 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, दूसरा जो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, तीसरा थर्ड है। ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो जी 1 से लेके 0 से लेकर के 12 सप्ताह तक का समय होता है। दूसरा जो होता है वो 13 से 26 होता है और तीसरा जो होता है वो 27 से 40 सप्ताह होता है। तो इन ट्राइमेस्टरों के बीच में जो-जो जाँचें करानी चाहिए या कैसे देखभाल करना चाहिए, कैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, कैसे क्या होता है, इसलिए इसको विभाजित किया गया है। और ये तय किया जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे में क्या आवश्यक होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए। जैसे ही किसी महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनको तत्काल ही गायनेकोलॉजिस्ट पर विज़िट करना चाहिए और जब हम विज़िट करने जाएँगे तो डॉक्टर के द्वारा कुछ टेस्ट किए जाते हैं, तो उन्हीं टेस्टों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो आप देखेंगे तो एक एएनसी प्रोफाइल होता है। तो एएनसी प्रोफाइल जो होता है वो ब्लड टेस्ट, उसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिनको सभी को मिला करके एक प्रोफाइल का नाम दिया गया है। जिसमें सबसे पहले हमारा तो टेस्ट होता है सीबीसी होती है। सीबीसी के माध्यम से इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है, आपको एनीमिया तो नहीं है, आपने प्लेटलेट काउंट्स क्या हैं, आपने डब्ल्यूबीसी कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है तो उसमें देखी जाती हैं। साथ-साथ में फिर उसमें ये भी देखा जा सकता है कि आपको एनीमिया का कोई और टाइप तो नहीं है ना? कि चूँकि एनीमिया के कई प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ये सीबीसी के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो उसका बिंदु है, वो है ब्लड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो मात्रा होती है वो सबसे पहले सीबीसी के माध्यम से पता चलती है। सीबीसी के बाद उसमें टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप के साथ-साथ हम आरएच फैक्टर टेस्ट करते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो भी हमें हमारा होता है वो साथ में फिर आरएच फैक्टर, अगर आरएच फैक्टर नेगेटिव आता है तो एक ध्यान देने वाली बात है। अगर नेगेटिव आता है तो उसमें एक एंटी इंजेक्शन की आगे चल के आवश्यकता हमको पड़ सकती है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, थायराइड की टेस्ट करते हैं। थायराइड अगर किसी का पॉजिटिव आ रहा है प्रेगनेंसी के समय में, तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि उसमें अबॉर्शन की संभावना जो होती है ज़्यादा रहती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें पहले से ही थायराइड है लेकिन हमने कभी आज तक टेस्ट ही नहीं किया है और आज ही हमें डिटेक्ट हुआ है,
तो थायराइड की टैबलेट जो डॉक्टर सजेस्ट करती है उसके हिसाब से हमें कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। प्रेगनेंसी तक तो लेना ही लेना है। प्रेगनेंसी के बाद बाद में फिर वो जो भी आपके कोचिंग डॉक्टर होंगे तो वो आप दिखा रहे होंगे, वो बताएंगे कि आप कंटिन्यू करना है नहीं करना है, आप थायराइड कंट्रोल में है नहीं है। कभी कभी जनरली होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड जल्दी से तो थोड़ा बढ़ के आता है, लेकिन साथ साथ में डिलीवरी के बाद ही जैसे बच्चा प्रसव होता है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो वो थायराइड का ऐसा है कि जल्दी जो डिलीवरी के बाद का लेवल कैसा होता है उसके हिसाब से उसकी आगे की ट्रीटमेंट तय होती है। उसके बाद होता है ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों ब्लड शुगर टेस्ट में ये पता किया जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, आप डायबिटिक तो नहीं है, जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उससे कहीं ज्यादा तो नहीं है। इसके दो तरीके से ब्लड शुगर टेस्ट किया जा सकता है। पहला जो है तरीका वो एक रैंडम ब्लड शुगर होता है जिसमें कभी भी सैंपल लेकर के हम टेस्ट करते हैं। दूसरा एक होता है ओजीटीटी टेस्ट होता है जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर एएनसी महिला को फर्स्ट टाइम पिला करके टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि वो ग्लूकोज पाउडर पिलाने के बाद भी महिला का ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो ये जो टेस्ट है वो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ऐड कर दिया गया है टिल कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उसमें उसका चेक करके टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाता है, किया जाता है। उसके बाद फिर वायरल टेस्ट करते हैं। वायरल टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है जिसमें हेपेटाइटिस बी आता है, एचआईवी की टेस्ट आती है, रूबेला का टेस्ट आता है। इन टेस्ट करने की भी आवश्यकता होती है कि हमें यौन में संक्रमण तो नहीं है। अगर ये चीजें होती है तो फिर बच्चे को बचाव कैसे किया जाना। अगर किसी महिला को एचआईवी पॉजिटिव है तो फिर क्या करना चाहिए, सिफिलिस पॉजिटिव है तो क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस चीज को पता करने के लिए जो टेस्ट में इसमें फिर रूबेला और वीडीआरएल टेस्ट भी आती है। इसमें हमें सिफिलिस के टेस्ट भी करने हैं। ये हमें पता करना है सिफिलिस के टेस्ट के माध्यम से सिफिलिस पॉजिटिव तो नहीं है। अगर सिफिलिस पॉजिटिव आ रहा है तो फिर उसमें डिलीवरी के टाइम पे हमें डिसीज इंजेक्शन और देने पड़ते हैं और बच्चे को उसके संक्रमण से बचाने के लिए बचाव किया जाता है। साथ में एक और जो महत्वपूर्ण टेस्ट है वो सिकल सेल का होता है जो पहले ही 12 सप्ताह के अंदर टेस्ट किया जाता है कि सिकल सेल पॉजिटिव तो नहीं है। अगर महिला सिकल सेल पॉजिटिव आती है तो उनको आयरन के टैबलेट नहीं लिए जाते, सिर्फ फॉलिक एसिड लिया जाता है क्योंकि सिकल सेल पॉजिटिव पेशेंट्स में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और आयरन का लेवल बॉडी में जो नॉर्मल लेवल होता है, जो नॉर्मल मात्रा होता है उससे बढ़ जाता है और एक जानलेवा साबित होता है। इसलिए सिकल सेल पॉजिटिव रोगियों में आयरन की टैबलेट्स नहीं ली जाती हैं। सिकल सेल के बारे में मैंने एक वीडियो पहले किया हुआ है जिसको आप जाकर के देख सकते हैं कि सिकल सेल अगर पॉजिटिव है तो क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये जो टेस्ट हमने बात किया है ये टेस्ट ब्लड के माध्यम से किए जाते हैं। अब हम जैसे सोनोग्राफी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो एक अल्ट्रासाउंड अर्ली अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जल्दी सोनोग्राफी करना चाहिए उसको। जैसे गर्भावस्था के 6 से 8 सप्ताह होते हैं वैसे हमें एक सोनोग्राफी करनी चाहिए। उससे ये पता चलता है कि बच्चे में हार्ट बीट आया है, धड़कन आया है कि नहीं आए हैं, बच्चा कैसा है, ये चीजें उसमें पता चलती है। तो ये सोनोग्राफी होती है जो 6 से 8 सप्ताह में हमको करना चाहिए। उसमें ये पता चलता है कि बच्चे को हार्ट बीट आया है कि नहीं आया है, बच्चा ट्विंस तो नहीं है और साथ में बेबी का साइज कैसा है, ये चीजें अपने को पोजीशन पता चलता है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये चीजें अपने को पता चलती हैं। तो पहला सोनोग्राफी जरूरी होता है। साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पहला सोनोग्राफी होता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, अर्ली अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें जो ईडीडी की डेट होती है, जो डिलीवरी की जो डेट होती है वही मान्य की जाती है। उसके बाद जो भी हम सोनोग्राफी कराते हैं उसकी जो डेट निकलती है वो ईडीडी बच्चे के ग्रोथ के अकॉर्डिंग निकलती है। तो उसमें क्या होता है, एक हमें गलत जानकारी मिलती है और कभी कभी किसी महिला को अपना अंतिम मासिक चक्र तिथि याद नहीं रहती है और वो सोनोग्राफी की डेट पे डिपेंड रहती है। तो जो सोनोग्राफी का जो डेट मान्य रहता है वो सबसे जो अर्ली सोनोग्राफी है, जो पहले सप्ताह जो पहला सोनोग्राफी होता है 6 से 8 सप्ताह के बीच में जो हम कराते हैं वो कैलकुलेट करके आगे आने वाले ग्रोथ में कितने दिन में आपका बच्चा ग्रोथ कर सकता है, कब उसका 9वां महीना पूरा हो सकता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वो डिलीवरी की तारीख तय करती है। तो सोनोग्राफी का जो ईडीडी का डेट मान्य किया जाता है वो फर्स्ट
वाला अर्ली जो सोनोग्राफी होता है उसका किया जाता है। उसके बाद फिर पहला सोनोग्राफी करने के बाद एक दूसरा सोनोग्राफी हम कर दूसरा जो 12 सप्ताह जैसे ही हमारा समाप्त होता है वैसे हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है और उसके बाद हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा जो सोनोग्राफी अपन कर सकते हैं वो 11 से 14 सप्ताह के बीच में कर सकते हैं। वैसे ये सोनोग्राफी ऐसा है कि थोड़ा कॉस्टली होता है, तो आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ये जो होता है एक एंटी स्कैन होता है, इसमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डाउन सिंड्रोम्स वगैरह हो गया या इनका अर्ली डिटेक्शन होता है। तो मोस्टली क्या कभी कभी किसी फैमिली की हिस्ट्री रहती है, फैमिली में ये हिस्ट्री रहती है, तो उन परिवारों को जरूर ये एंटी स्कैन कराना चाहिए। तो उसके बाद एंटी स्कैन के बाद हम एक और यूएसजी करा सकते हैं, डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए अपन ये यूएसजी की जाती हैं। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर के लिए जो टेस्ट की जाती है ये भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और इसको भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आपके फैमिली में ये हिस्ट्री नहीं है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए, प्रेग्नेंट महिला के लिए जो सोनोग्राफी वो होता है एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन एक ऐसा स्कैन है वो सभी को ही कराना आवश्यक होता है, और इसकी जो समय सीमा होती है वो 18 से 22 सप्ताह तक के में करना चाहिए। वैसे 20 सप्ताह तक ये एनॉमली स्कैन कर लेना चाहिए। तो एनॉमली स्कैन में दोस्तों जब पूरे तरीके से पता चल जाता है कि 18 सप्ताह तक पूरा बच्चा पूरा डेवलप हो चुका होता है, तो एनॉमली स्कैन से हमें पता चल जाता है कि बच्चे के सारे ऑर्गन डेवलप हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, सारे पार्ट्स डेवलप हो गए हैं कि नहीं हुए, कहीं पे कोई एनॉमली तो नहीं है, कहीं कोई पार्ट डेवलप होने से रह तो नहीं गया है। मतलब तो हर एक चीज के बारे में हम उसमें बच्चे में देख सकते हैं। और अगर बच्चे में कुछ कमी रह जाती है, कुछ पार्ट्स डेवलपमेंट नहीं रह पाते हैं, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से जो पहले 20 वीक था वो भी 22 वीक या 24 वीक हो गया है, तब तक हम एक फैमिली डिसाइड कर सकता है कि बच्चे के साथ हमें कंटिन्यू करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्योंकि अगर किसी बच्चे का कोई पार्ट डेवलप होने से रह गया, या ऐसी कोई हिस्सा नहीं बन पाया है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है, जो कि बच्चा आकर के सोसाइटी में, समाज में सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल होगा, तो परिवार उसमें आपस में सहमति से निर्णय लेकर के गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से, जो डॉक्टर्स के जो सजेशन होंगे, उनके जो स्वास्थ्य होंगे, उनकी कंडीशन है, वो उस चीज के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, उसके निर्णय सरकार के जो नियम अनुसार जो होंगे, जो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार होगा, वो निर्णय लिया जा सकता है। तो एनॉमली स्केल जो 18 से 22 सप्ताह तक में है वो हर किसी महिला को कराना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है। पहला सोनोग्राफी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका अर्ली सोनोग्राफी है, जिससे हमको पता चलता है कि ट्विंस तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, हार्ट बीट आया है कि नहीं आया है। कभी कभी कैसा होता है कि प्रेगनेंसी तो कंसीव हो गई लेकिन हार्ट बीट मिस हो गया, तो वो फिर अबॉर्शन में चला जाता है। तो पहला सोनोग्राफी वो हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है वो है एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन करने के बाद फिर हमें तीसरा उसके बाद वही जो 26 वीक में हमको ओजीटीटी टेस्ट किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओजीटीटी टेस्ट अभी 26 सप्ताह में करते हैं और 26 वीक में 26 वीक से 30 वीक तक करते हैं। उसमें 75 ग्लूकोज पाउडर जो होता है वो एएनसी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको घोल के थोड़ा थोड़ा करके पिलाया जाता है। और जो ब्लड शुगर लेवल रहता है नॉर्मल, जो ग्लूकोज पिलाने के पहले जब उनका ब्लड टेस्ट करके रखते हैं, शुगर टेस्ट करके रखते हैं, और उसके बाद में 1.5-2 घंटे बाद वापस से हम देखते हैं कि ये देखते हैं कि गर्भवती महिला में शुगर लेवल कैसा है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, पॉजिटिव आया है कि नहीं आया। अगर पॉजिटिव आया हुआ है तो फिर हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होते हैं तो बच्चे को भी शुगर होने की संभावना हो सकती है। तो ये ओजीटीटी टेस्ट किया, ओजीटीटी टेस्ट हो गया, साथ में जो हीमोग्लोबिन की जांच हो गई, यूरिन प्रोटीन की जांच हो गई, शुगर की जांच हो गई, यूरिन टेस्ट हो गया। वो हमें मंथली बेसिस पे कराते रहना है। हर महीने हमें शुगर की जांच करवानी है, हीमोग्लोबिन की जांच करवानी है, यूरिन टेस्ट करवाना है, ये हमें हर महीने करानी है। साथ में फिर एक सोनोग्राफी जो होता है वो होता है 9वें महीने में होता है, जिससे 9वें महीने की सोनोग्राफी से हम लोग को ये पता चलता है कि एक सोनोग्राफी 9वें महीने के पहले भी 7वें महीने भी कराते हैं, जिससे बच्चे की ये पता चलता है बच्चे में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कैसी है, बच्चे में जो बच्चेदानी में जो पानी रहता है वो ज्यादा है कि नॉर्मल है कि कम है, और उसके ग्रोथ कैसा है, मतलब बच्चे में वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आईयूजीआर तो नहीं हो रहा है। ये टेस्ट करने के लिए हम 7वें महीने में भी एक सोनोग्राफी करते हैं। उसके बाद फिर एक लास्ट सोनोग्राफी जो होता है वो 9वें महीने में होता है। उससे ये पता चलता है बच्चे का पोजीशन कैसा है, आड़ा तो नहीं है,
कोई बच्चे में गर्भनाल तो नहीं फंसा हुआ है, ये टेस्ट करने के लिए बच्चे में जो है तो गर्भवती महिलाओं में 9वें महीने में एक सोनोग्राफी किया जाता है। तो ये कुल टेस्ट जो है पूरे गर्भकाल में किए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। एक शॉर्ट फॉर्म में फिर से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद में आपके एएनसी प्रोफाइल्स होंगे। एएनसी प्रोफाइल में आपका सीबीसी होगा, यूरिन होगा, ब्लड ग्रुप होगा, आरएस फैक्टर होगा, एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस बी होगा, सिफिलिस होगा, वीडीआरएल होगा, रूबेला होगा, साथ में आपका सिकल सेल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका सेकेंड अर्ली यूएसजी होगी, और एंटी स्कैन भी आप करा सकते हैं 11 से 14 सप्ताह में। डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी करा सकते हैं। फिर आपका जो 19वें से 22 सप्ताह तक में सबसे इंपॉर्टेंट है एनोमली स्कैन। उसके बाद आपका 26 वीक में है ओजीटी टेस्ट। उसके बाद आपका 7वें महीने की एक सोनोग्राफी, जिसमें बच्चे की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल देखने के लिए किया जाता है। चौथा जो सोनोग्राफी होता है वो है 9वें सप्ताह में, 9वें महीने में, जो बच्चे की पोजीशन देखने के लिए किया जाता है। तो ये चीजें सभी प्रकार की टेस्ट हो गई, लेकिन सबसे विशेष बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि गर्भवती महिला को जो हीमोग्लोबिन की जांच है और यूरिन की जांच है वो लगातार हर महीने करानी चाहिए। दोस्तों, मैंने भी आपको गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली टेस्ट के बारे में बताया है, जिसमें ब्लड टेस्ट हो गया, सोनोग्राफी हो गया। अगली वीडियो में हम आप बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान क्या क्या आहार लिया रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे एक अच्छा और हेल्दी बेबी ग्रोथ हो सके। साथ में महिला में को भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो जब तक हम अगली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तब तक इस वीडियो को देखिए, अपने परिचितों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।